वेरी गुड मॉर्निंग 25 जून और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। और आज का इस सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। देखिए, ये न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक जीके, है ना। वो स्टैटिक जीके की सीरीज कल से स्टार्ट होगी और कल से स्टैटिक जीके की सीरीज इसी वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज, है ना। ये स्टेट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी पहले को स्टेट डिस्कस करेंगे, उस स्टेट में क्या है, नेशनल पार्क क्या है, कैसे हैं, डांस वगैरह, वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल से देखेंगे। यानी उस स्टैटिक जीके की जो डिस्कशन होगी उससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इसमें से पहली न्यूज़ ये है कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया है जिसका नाम है इन स्पेस। ये इन स्पेस क्या है और ये क्या काम करेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं इन स्पेस का मतलब क्या है। इन स्पेस का मतलब है, देखिए, इंडियन इंडियन नेशनल नेशनल स्पेस स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, ये है इन स्पेस का फुल फॉर्म। तो इन स्पेस अभी हाल ही में एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एंड एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस के मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, खैर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं इन स्पेस के बारे में। तो इन स्पेस क्या है, ये एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ये क्या करेगा, गाइड करेगा किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को, किसमें, इन स्पेस की एक्टिविटीज़ में। यानी स्पेस से रिलेटेड आप अगर कोई भी इक्विपमेंट बनाने हैं तो पहले यही काम कौन करता था, जी हाँ, इसरो करता था। अब इसरो क्या करेगा, यानी कुछ कामों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ दे देगा। यानी जैसे कोई भी प्राइवेट पार्ट बनाने हैं, कोई भी जैसे रॉकेट बनाना है या फिर उसके कोई भी पार्ट बनाने हैं, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारे यहाँ पर इसरो है वो पूरी तरीके से किस पर, R&D पर फोकस कर पाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर पाएगा, जिससे आगे के मिशंस में थोड़ी हमें और जो है अचीवमेंट हासिल करने का मौका मिलेगा। सेकेंड न्यूज ये है कि MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो मिनिस्टर है हमारे नितिन गडकरी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है CGSST। और CGSST का जो पूरा नाम है यहाँ पर है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेप्ट। यहाँ पर याद रखना है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर सबऑर्डिनेट डेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इस स्कीम के बारे में। देखिए, इस स्कीम में ये बताया गया है कि MSME मिनिस्टर के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए का वर्थ रखा जाएगा, यानी ये क्रेडिट गारंटी का वर्थ होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, यानी जो पहले से MSME हैं वो MSME जिनका कुछ क्रेडिट पहले से ही कुछ बकाया है, यानी वो NPA हो चुका है, ऐसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुका है, तो अब उन MSME को फिर से रिकवर करने के लिए जो है, तो क्या किया जाएगा, ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत उन्हें फिर से फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आप को फिर से रिकवर कर सकें और उनकी यूनिट स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए आप एग्जाम सालों को फॉलो कर सकते हैं वेरी सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां मिलते हैं आपको अपडेट। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ साथ में दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको हर सब्जेक्ट की परफेक्ट नॉलेज, जैसे कि आपको GS है, मैथ्स है, इंग्लिश। ठीक है, ये डेली अपडेट आपको मिलती है। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करते हैं MCQ वाले पार्ट पर। इसमें से पहला MCQ आपसे पूछा है कि हाल ही में युक्ति पोर्टल का सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है। युक्ति पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर है यूनियन HRD मिनिस्टर, यानी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक।
रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने युक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है युक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, युक्ति का सेकेंड फेज लॉन्च हुआ है, तो इसे कहा गया है युक्ति 2.0। ठीक है, इसे युक्ति 2.0 वेब पोर्टल कहा गया है। इसका पूरा नाम होगा यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये रखा गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा गया। इसका मेन एम क्या होगा? मेन एम ये होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, साथ साथ में जो स्टार्टअप हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक ही पोर्टल पर आकर, यानी युक्ति पोर्टल पर आकर कुछ टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर कर सकें। यानी कोई भी नई टेक्नोलॉजी बनानी है, उसका नया इनोवेशन करना है, तो इस पोर्टल से वो आसान किया जा सके, क्योंकि इस पे स्टूडेंट भी होंगे, फैकल्टीज़ भी, और साथ साथ में कुछ स्टार्टअप भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी इसमें युक्ति 2.0 काफ़ी अहम रोल अदा करेगा। ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके तहत अब नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें सारे स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टार्टअप वगैरह इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी इससे इन्वॉल्व हो जाएंगी युक्ति 2.0 पोर्टल से। इस चीज़ को याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने यूएन आर्म ट्रेड ट्रिटी ये ज्वाइन कर लिया है। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका सही आंसर है क्या? चाइना। ठीक है, इंडिया आपको लग रहा होगा, लेकिन इंडिया नहीं है। इसका सही आंसर है क्या? चाइना। अब हम लोग जानते हैं इस ट्रिटी के बारे में, यानी यूएन आर्म ट्रेड ट्रिटी क्या है। देखो, ये यूएन आर्म ट्रेड ट्रिटी है एक ऐसी ट्रिटी जो 2014 में फॉर्म की गई थी, जब उस समय बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। तो ये ट्रिटी के अंतर्गत इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्मॉल आर्म से लेकर बैटल टैंक, कम्बैट एयरक्राफ्ट, वारशिप्स, ये कभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यानी किसी भी चीज़ का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जोन जहाँ पर दो देशों का कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें कोई भी डिप्लॉय ना की जाए, इसके लिए ये ट्रिटी बनाई गई थी। ठीक है, तो इस ट्रिटी का जो मेन मोटिव यही है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ वेपन्स है, इसको प्रोहिबिटेट करना और क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट्स को पूरी तरीके से रोकना, ताकि जो हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और सिविलियंस पर जो अटैक होता है, उससे हमें बचा जा सके। ठीक है, तो इसका यहाँ पर मेन एम में है। उसके साथ साथ में यहाँ पर याद रखना कि इसमें जो मेंबर हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं 130 कंट्रीज, और अभी तक 104 कंट्रियों ने इसे ज्वाइन कर लिया है। ठीक, साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये नोट डाउन कर लेना। यानी इस ट्रिटी का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये ट्रिटी कब साइन हुई थी, यहाँ पर ये भी याद रखना है। तो ये ट्रिटी साइन हुई थी 2014 में। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि सेनककू आइलैंड, यानी सेनककू जो आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है। इसका सही जवाब आपको बताना है, सेनककू आइलैंड कहाँ पर है। तो देखिए, इसका सही जवाब है ईस्ट चाइना सी। अब इसको ज़रा हम मैप में देख लेते हैं, यानी सेनककू आइलैंड कहाँ पर है। देखो, यहाँ पर ये है चाइना और ये है जापान, तो ये अपना पड़ जाता है येलो सी, और ये है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान, और जापान के जो सदर्न साइड पर यहाँ ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, और ताइवान के थोड़ा सा नॉर्थ में और मेनलैंड जो चाइना है, चाइना के ईस्ट में, यहाँ पर पड़ता है सेनकाकू आइलैंड। तो सेनकाकू आइलैंड ये बोला जाता है जापान में सिर्फ, यानी जापान में इसका नाम क्या है? सेनकाकू आइलैंड। जबकि चाइना में इसे क्या बोला जाता है? चाइना में बोला जाता है दियावू आइलैंड। ठीक है, ये बोला जाता है। तो अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर, यानी जो सेनकाकू आइलैंड जो जापान में है, जापान ने क्या किया है, इसके नेम चेंज के लिए अप्रूव कर दिया है इसे। तो इसको रख दिया है तोनोशिरो सेनकाकू, इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है इसलिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दियावू आइलैंड जो मेनलैंड चाइना में कहा जाता है, दियातुई आइलैंड ताइवान में कहा जाता है, और जो है
का जापान में क्या कहा जाता है, सेनकाकू आइलैंड कहा जाता है। तो अभी इसमें प्रेजेंट टाइम पर सेनकाकू आइलैंड ये जापान का कंट्रोल है, और ये एक पूरी तरीके से इनहैबिटेड आइलैंड है। इनहैबिटेड आइलैंड का मतलब है यहाँ पर अभी तो कोई एक्टिव कोई रहता नहीं है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बस सेनकाकू आइलैंड कौन सी उसमें है, उस सी में। सी मैंने आपको बता दी है, ईस्ट चाइना सी। अगर ओशन पूछता है तो ओशन हो जाएगा कौन सा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, ये चर्चा में है इसलिए मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं नहीं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि कुतची जो न्यू ईयर है वो हिंदुओं का न्यू ईयर है, एब्जॉर्ब किया जाता है कि कौन से रीजन में। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हिंदुओं का एक न्यू ईयर है ये कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। इसका नाम है कुतची। तो इसका सही आंसर है क्या, गुजरात। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, कुच्ची एक न्यू ईयर है, ये एब्जॉर्ब किया जाता है कब, यानी आषाढ़। आषाढ़ का जो माह होता है उस समय आषाढ़ के जो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उसमें सेकेंड डे यानी शुक्ल पक्ष के सेकेंड डेज पर इसकी शुरुआत होती है नए न्यू ईयर की। और ये अब कहाँ पर, गुजरात में एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन सी रीजन में, कच्छ के रीजन में। इसका मेन मोटिव ये होता है कि आषाढ़ी बीज का त्यौहार मनाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल जो है फेयर होता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है जो रेन वर्षा है और जो मानसून है उसका हम लोग वेलकम करते हैं, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। अच्छा, आप जानते होंगे यानी कौन कौन से हिंदू माह होते हैं। तो फटाफट अगर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यानी 12 जो 12 मंथ होते हैं हिंदुओं के, आपको पता है तो आप ज़रा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से हिंदू मंथ होते हैं। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि यानी किस पर्सन को भी हाल ही में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो नए चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है किसको, इस बार निखिल राठी को। देखिए, निखिल राठी यानी इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ पर, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। वो क्या करेंगे, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के तौर पे वहाँ पर काम करेंगे। और ये जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है ये क्या करती है, यूनाइटेड किंगडम की जो मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। और इसमें लगभग 59,000 फाइनेंशियल फर्म्स आती हैं जो इनको रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है उसी तरीके से ही है। ठीक है, तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ये काम करेंगे और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 5 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। निखिल लाठी का एक सहयोग काफ़ी अहम है। वो सहयोग ये है कि इन्हें मसाला बॉन्ड यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के में मसाला बॉन्ड, इंडियन का जो मसाला बॉन्ड था वो उसे लिस्टेड कराने में काफ़ी इनकी अहम भूमिका थी। मसाला बॉन्ड क्या होता है, यानी जो कोई फॉरेनर होता है वो फॉरेनर इंडियन की डिनोमिनेशन रुपीज़ में जब कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मसाला बॉन्ड। यहाँ पर याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड की फर्स्ट जो योगा यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी, यानी कहाँ पर लॉन्च हुई है आउटसाइड द इंडिया, ऐसा बताया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, ऐसा आंसर है यूएस। यानी यूएस में वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च की गई। ये 6th इंटरनेशनल योगा डे पर अनाउंसमेंट किया गया। और ये जो है एक प्रोग्राम होगा यहाँ पर ऑफर किया जाएगा, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटीज़ विल ऑफर करेगी। और ये कहाँ पर होगा, लॉस एंजलिस में इसका प्रोग्राम शुरू किया, यानी लॉस एंजलिस यूएस में वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएगी। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने बाबा रामदेव की जो एक मेडिसिन थी जो मैंने कल आपसे पूछी थी कमेंट सेक्शन में, आपने बताया है, जिस मेडिसिन का नाम है कोरोनिल। ठीक है, तो कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर चलाया जा रहा था, तो उसके विदाउट सीकिंग परमिशन के अगेंस्ट में बाबा रामदेव पर केस पिटीशन फाइल की है। कौन से स्टेट ने, ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है, जिसने क्या किया है कि कोरोनिल की जो क्लिनिकल ट्रायल था उसके विदाउट परमिशन के ट्रायल्स के लिए अभी क्या किया है,
राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की है। इस चर्चा को हम लोग जानते हैं डिटेल से क्या हुआ है। देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी केस फाइल किया है क्लिनिकल ट्रायल के अगेंस्ट में, यानी जो कोरोनिल का मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल किया गया जिसमें बाबा रामदेव अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि 100% इसके रिजल्ट हैं विदाउट एनी डेथ। तो हुआ क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो पतंजलि आयुर्वेद संस्थान है, इसमें रिसर्च में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये जयपुर में है, इसने रिसर्च में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो माना ये जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो ट्रायल हुए हैं वो एक तरीके से सिर्फ फ्रॉड है, इसमें इसका कोई वो नहीं। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ये कहना है कि सिर्फ हमारा इन्वॉल्व जो है रिसर्च तक था, बाकी इसकी लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार कौन है, वो पतंजलि है। तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, बाबा रामदेव के इसमें केस फाइल किया है कि अभी तक यानी इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है और आपने इसकी जो मार्केटिंग है वो शुरू की है, तो इसे सिर्फ फ्रॉड बता के एक केस दायर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, इसने भी हाल ही में कौन से नेशंस के कराटे एसोसिएशन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो इसका सही आंसर है क्या, इंडिया। जी हाँ, इंडिया। तो इंडिया के एसोसिएशन को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने वायलेट किए थे 2019 के इलेक्शंस में कि वर्ल्ड बॉडी स्टैच्यूज को जो है क्या कर दिया था, यहाँ पर जो वायलेटिंग किए थे कुछ नॉर्म्स, उनकी गाइडलाइंस जो है वायलेट किए थे, तो इसलिए इसे क्या कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। थोड़ा सा वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के बारे में जानते हैं कि फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटेनियो स्पोनियस, है ना, ये स्पेन के रहने वाले हैं, तो ये इसके हेड हैं। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके तहत कितने अमाउंट को एलोकेट किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 15,000 करोड़ रुपए, यानी रखा गया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये पूरी तरीके से पार्ट होगा किसका, ये पार्ट होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान का। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये पार्ट होगा, जो अनाउंसमेंट किया था निर्मला सीतारमण ने में 20 लाख करोड़ रुपीज़ का पैकेज, तो उसी के अंतर्गत ये इसका पार्ट होगा। एनिमल हस्बेंड्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री की एक मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर हैं कौन, गिरिराज सिंह। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस बार ही मिनिस्ट्री ये बनाई गई है एनिमल हस्बेंड्री। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने म्यांमार से पूछा है कि रोहिंग्यास को सेफ रिटर्न किया जा रहा है या फिर नहीं। तो इसका सही आंसर है क्या, यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी ये का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसने म्यांमार से पूछा है कि भाई हाल ही में जो रोहिंग्याज मुस्लिम है, मुस्लिम एक कम्युनिटी है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहती है, और रखाइन स्टेट में अभी तक लॉकडाउन के दौरान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिमों की जो कंडीशंस है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसकी वजह से म्यांमार गवर्नमेंट से यूएनएचआरसी ने आर्ग्यू किया है। ठीक है, अभी काफ़ी दिन से वहाँ पर इंटरनेट का शटडाउन भी चल रहा है, कोई भी मीडिया वहाँ पर प्रोवाइड नहीं अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेंस नहीं है, तो इसके लिए म्यांमार सरकार पर यूएनएचआरसी ने सवाल उठाए। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं यूएनएचआरसी के बारे में भी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था कब, 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपको याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन है, ये हेड हैं इसके एलिजाबेथ तिची फिसलबेगर। ठीक है, ये इसके हेड हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आज ही हमने 10 क्वेश्चन ही रखे थे ताकि आपको डिटेल से यहाँ पर
एक्सप्लेन किया जा सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।